सब लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी, बोर्ड्स के प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो इसी में हम लेके आ गए हैं अपना पहला चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। सो नेशनलिज्म इन इंडिया करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म है क्या, जो आप यूरोप में भी पढ़ रहे हो, इंडिया में भी पढ़ रहे हो। आखिरकार ये नेशनलिज्म क्या है? सो नेशनलिज्म का मतलब होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू वन नेशन, यानी कि एक देश की भावना। इसके पहले क्या था कि हमारा देश छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था। कहीं पे प्रिंसली रूल कर रहे थे, कहीं पे लैंडलॉर्ड्स का हुकूमत चल रही थी। तो हमारे यहाँ कोई यूनिटी नहीं थी, है ना, क्योंकि इसके पहले क्या था, मुगल एम्पायर्स, दिल्ली सल्तनत, ये सारे लोगों ने काफी हद तक हमारे एम्पायर, हमारे सब कॉन्टिनेंट को कवर करके रखा था। ऑल्दो तब भी इतनी ज्यादा यूनिटी तो हमारे अंदर नहीं थी। तो ये जो सेंस ऑफ वन नेशन है, यही है नेशनलिज्म। और धीरे धीरे ये फ्रेंच और सारे जितने भी बाहर के देशों में रेवोल्यूशंस हुए थे, वहां से जो हमारे स्कॉलर्स पढ़ के आए, उससे इनके अंदर कुछ नेशनलिज्म की भावना रोज करती है। और इसके अलावा ये एंटी कॉलोनियल रूल तो था ही, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये एजिटेशन आया, है ना। तो नेशनलिज्म हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर है, ये नेशनलिज्म शुरू होता है जहां पे हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस टाइम से लेके सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट तक कैसे हम उतार चढ़ाव में जाते हैं, कहाँ हमारी मांगे पूरी होती हैं, कहाँ पे हम जो कोशिश कर रहे थे पाने की वो नहीं मिल पाता है हमें, फिर हम क्या करते हैं, इसी चीज का एक रोलर कोस्टर राइड है जो हम इसमें पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम नेशनलिज्म इन इंडिया में देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या सिनेरियो था, और उसके बाद फिर हम वहां से कैसे आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो नेशनलिज्म की भावना थी, ये शुरू तो 1857 के रिवोल्ट के बाद ही हो जाती है, क्योंकि हम उस टाइम पे भी कलेक्टिव हो गए थे। लेकिन ये धीरे धीरे करके रोज होती है और अपने चरम पे पहुंचती है ना, जिसकी वजह से हम इंडिपेंडेंस प्राप्त कर पाते हैं। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नेशनलिज्म जो था, ये 1915 के वर्ल्ड वॉर के टाइम से शुरू हुआ, जब जबरदस्ती हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घसीट दिया गया, है ना। इसकी वजह से हमारे फूड ग्रेन्स सप्लाई हो रहे थे, जिसके कारण यहाँ पे फेमाइन आ रहा था, हमारा सारा खाना यहीं से उनके लिए जा रहा था। जितने भी सिपॉयज थे उनको जबरदस्ती रिक्रूट किया जा रहा था, और वैसे भी वो हमारे सिपॉयज को सबसे आगे रखते थे भेड़ बकरियों की तरह गोली खाने के लिए, है ना। तो इन सारी चीजों से हम बहुत ज्यादा परेशान थे। उसके कुछ सोशल इम्पैक्ट भी थे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी थे, जिसकी वजह से लगातार भारत के जो सिटीजन्स थे उनको ये फील हो रहा था कि हम लोगों के ये अगेंस्ट है, ये हमारे लिए काम नहीं कर रहे बल्कि हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यही इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नेशनलिज्म ग्रो करता है एज अ रिजल्ट ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब ये एंटी कॉलोनियल इसलिए है क्योंकि कॉलोनियल रूल जो था, बेसिकली कॉलोनियल रूल कहीं भी अगर होता था तो उसका मतलब होता था एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता था और उनका प्रॉफिट होता था, है ना। तो इनसे जितने भी लोग थे, चाहे वो पीजेंट्स हो वो भी परेशान थे, जमींदार हो वो भी परेशान थे, राजा महाराजा वो भी परेशान थे, जितने भी प्रिंसली स्टेट के किंगडम्स थे वो सारे ही लोग इनसे परेशान थे, लैंडलॉर्ड्स भी परेशान थे, ट्राइबल्स भी परेशान थे, मास पॉपुलेशन तो वैसे ही परेशान थी, और जो लीडर्स थे वो भी परेशान थे, कुछ एलीट ग्रुप को छोड़ के, बाकी सभी इनसे परेशान थे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या आता है, एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप होती है, एक शेयर्ड एक्सपीरियंस के कारण जो हम कॉलोनियल ऑपरेशन से जूझ रहे थे, उसके कारण जो हमें यूनिटी फील होती है, इसी के कारण ये नेशनलिज्म की भावना रोज होती है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग रीजन्स के लोग यूनाइट होते हैं और एक कॉमन पॉलिटिकल गोल के लिए लड़ना शुरू करते हैं, और हमारा इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल शुरू होता है। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उस समय, वो एक प्लेटफॉर्म का काम करती है पॉलिटिकल कलेक्टिव पॉलिटिकल एक्शंस के लिए, क्योंकि उसके पहले, आईएनसी के पहले ऐसा कोई कॉमन प्लेटफॉर्म था नहीं जहां से हम अपनी मांगे रख सके, जो हमारी जनता को भी बता सके और कॉलोनियल रूल को भी बता सके कि हमें क्या प्रॉब्लम्स है और हमारी क्या डिमांड्स है। इसके अलावा ये जो नेशनल यूनिटी है ना, ये हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, देखो ऐसे तो कुछ भी नहीं मिल पाता, है ना। और अचानक से आपको हर चीजें एक साथ नहीं मिल पाती, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, लोगों की भावनाओं को बदलना पड़ता है, उनके कुछ प्रॉब्लम्स को समझना पड़ता है, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स को समझ के अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर करना पड़ता है, तब जाके ये यूनिटी डेवलप हो पाती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अच्छा, इसको करने से पहले मैं एक शॉर्ट में आपको स्टोरी सुना देती हूँ कि क्या है इस चैप्टर में, है ना। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि 1915 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी समय पर क्योंकि हमारे बापूजी आ जाते हैं और उनकी अपनी खुद की एक नई कहानी रहती है सत्य और अहिंसा की, है ना। ट्रुथ और नॉन वायलेंस के बेसिस पे वो एक नया एक्शन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मास पॉपुलेशन उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। सो मास एजिटेशन का उनका जो सत्याग्रह का थीम था वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद जब वो यहाँ पर आते हैं तो
17 और 18 में कई सारे ऑपरेशंस वो करते हैं, खेड़ा में, चंपारण में और अहमदाबाद मिल में, ठीक है। इसके अलावा जस्ट ये इतनी पॉपुलेशन जब वो उनको मिलती है, इसी के बाद शुरू हो जाता है रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट जब आता है भाई, ये एक ऐसा एक्ट रहता है जिसमें बिना ट्रायल के सीधे घसीट दिया जा रहा था जितने भी हमारे नेशनल लीडर्स थे उनको जेल में, कोई ट्रायल नहीं, सीधे जेल, ठीक है। और ये जब 1919 का हमारा रॉलेट एक्ट आता है, ये रॉलेट एक्ट के बाद ही रॉलेट सत्याग्रह शुरू हो जाता है, यानी कि लोग उसको कलेक्टिवली विरोध करना शुरू कर देते हैं, उसको ऑपरेस करना शुरू कर देते हैं। और उसी के बाद एक मैस्कर आता है, जलियांवाला बाग मैस्कर, जो 13 अप्रैल 1919 को होता है, ठीक है। अब ये भाई मैस्कर होता है, लोग और ज्यादा नाराज होते हैं, बहुत ज्यादा खिलाफत होती है इन लोगों की। और उसी के बाद शुरू हो जाता है हमारे दो मूवमेंट जो एक साथ शुरू होते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट। ये दोनों ही मूवमेंट जो थे ये इंडिया में कलेक्टिवली चल रहे थे। बेसिकली खिलाफत क्या था, वो खलीफा के अगेंस्ट में था, क्योंकि खलीफा यहाँ हमारे जो भी इस्लामिक कल्चर्स के जितने भी सोसाइटीज थी, वो लोग ऑटोमन एम्पायर के जो रूलर थे उनको खलीफा कहा जाता था और उनको एज अ रिलीजियस लीडर मानते थे इस्लाम का। सो उनकी जब पोस्ट हटा दी गई तो हमें भी नाराजगी हो गई, है ना। यही इसी समय पर गांधी जी कहते हैं कि हम एक मूवमेंट शुरू करेंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है हमें एक मास एजिटेशन, क्योंकि पहले से ही जलियांवाला बाग मैस्कर, रॉलेट एक्ट और बहुत सारे ऑपरेसिव एक्ट्स थे जिसके खिलाफ हमें एक मास एजिटेशन तो लाना ही था। तो गांधी जी सोचते हैं अभी ही वो समय है जब हमें ये लाना चाहिए, और इसी समय पर वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी लाते हैं और कहते हैं हम 1 साल के अंदर इंडिपेंडेंस लेके ही रहेंगे। बट ऐसे ही तो कुछ हो नहीं जाता, है ना। फिर प्रॉब्लम आती है 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है। अब भाई गांधी जी के दो ही साथी, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, लेकिन वायलेंस हो जाता है चौरी चौरा कांड में, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं पुलिस के एजिटेशन के कारण। वो फायर कर देते हैं उनके पुलिस स्टेशन पे और वहां पे कई सारे लोग की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से गांधी जी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो ये समझते थे कि अगर हम इनको हम वायलेंस के साथ अगर हम इनका आगे अपोज करेंगे तो इसे वो ब्रूटली क्रश कर देंगे, है ना। और अगर ब्रूटली क्रश कर दिया तो ये जो नेशनलिज्म की भावना लोगों में आई है वो धीरे धीरे थम जाएगी। तो इसलिए वो चाहते थे कि हम नॉन वायलेंस के रूल पे चले। हम धीरे धीरे उनसे कहेंगे प्लीज भाई हमें थोड़ी सी आजादी दे दो, थोड़ा सा हमें हमारी डिमांड्स पूरी कर दो, थोड़ा सा कर दो, थोड़ा थोड़ा करेंगे, हो सकता है वो पूरा पूरा हमें देते जाएंगे। लेकिन हम वो बात मानते नहीं है और ये चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसकी वजह से वो वापस ले लिया जाता है। फिर धीरे धीरे और चीजें आगे बढ़ती है। एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पूरा एक वो तैयार होता है, मतलब अगले मूवमेंट का पूरा थीम तैयार होती है। वो कैसे तैयार होती है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया रहता है, साइमन भी आए रहते हैं यहाँ पे जिनको हम भगाने की कोशिश करते हैं। साइमन बेसिकली इसलिए आए थे ताकि वो हमें ये बता सके कि हम सेल्फ रूल करने के लिए तैयार हैं या नहीं, मतलब हमें वो बताएंगे आगे कि हम तैयार हैं कि नहीं। अब एक तो उन्हें 2 साल बाद आना था, वो 2 साल पहले आ गए। दूसरी बात, उसमें सबके सब ब्रिटिशर्स, सारे के सारे व्हाइट्स। अब हम इसलिए नाराज हो गए कि आप तो एक तो पहले आ गए, आपको 2 साल बाद आना था। दूसरी बात, अगर हमें आपको सेल्फ रूल करने देना है तो कम से कम हमारा कोई मेंबर होना चाहिए ताकि वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझ सके। इसीलिए साइमन को भी भगाने की कोशिश की जाती है और इसी तरह हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक थीम तैयार होने लगता है। फिर महात्मा गांधी, क्योंकि उस टाइम पे सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया गया था, इसलिए महात्मा गांधी सॉल्ट को ही अपना मुद्दा बनाते हैं और सॉल्ट को लेके ही मार्च करते हैं, जो साबरमती आश्रम से दांडी तक जाते हैं, वहां पर सॉल्ट बनाते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर देते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब कि हम एक तरीके से कह देंगे नहीं, हम आपकी कोई बात नहीं मानने वाले, है ना। टैक्स देने से मना कर देंगे, आपके स्कूल्स में जाने से मना कर देंगे, आपकी लॉ प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, कोई भी लीगल वर्क हम आपके यहाँ नहीं करेंगे, हम आपके कपड़े नहीं खरीदेंगे, हम आपका सामान नहीं यूज करेंगे, इस तरह हम आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे, बट नॉन वायलेंटली। सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। लेकिन फिर क्योंकि देखो गांधी जी के अंदर कुछ तो पावर थी भाई, उनके अंदर कुछ स्वाग था कि लोग जैसे आपने डायलॉग सुना होगा, थप्पड़ से डर नहीं लगता प्यार से लगता है। तो गांधी जी को देख के लोग कहते थे, ब्रिटिशर्स कहते थे कि लाठी से डर नहीं लगता भाई साहब, बॉयकॉट से लगता है ना, क्योंकि उससे उनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट लॉस होता था। आखिरकार तो आए थे यहाँ पे प्रॉफिट के लिए। तो उस समय पे इरविन कहते हैं कि हम आपकी जो भी डिमांड्स है हम उसको पूरी करेंगे, आप एक काम करो, आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आओ, वहां बैठ के बातचीत करेंगे, है ना, अपनी गोल मेज लगाएंगे और सब लोग बैठ के आपस में एक दूसरे की बात पूरी करेंगे, मांगे पूरी करेंगे। लेकिन गांधी जी
कोशिश करते हैं कि सारे जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जेल में हैं उनको हटा दिया जाए, सॉल्ट टैक्स हटा दिया जाए, ये सारी चीजें जो भी उनके डिमांड्स थे, 11 डिमांड्स उन्होंने रखी थी, वो सारी वो कोशिश करते हैं कि पूरी हो जाए, तब हम ये ओबीडियंस मूवमेंट पीछे ले लेंगे। लेकिन इरविन जी कुछ कुछ बातें मान लेते हैं और इस तरह हमारा गांधी इरविन पैक्ट होता है। इसी टाइम पे दलित भी हमसे परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और उनको कोई ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जिसपे उनकी बातों को सुना जाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले और मुस्लिम लीग वाले उनकी प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से BR अम्बेडकर भी इस सिनेरियो में एंटर करते हैं और वो दलित लीडर बन के उभरते हैं। और यही एक प्रॉब्लम थी मुस्लिम्स और दलित की, जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। हालांकि ये किसी तरह खत्म होता है गांधी इरविन पैक्ट के बाद और उसके बाद आगे सिचुएशन चलती रहती है और इस वजह से जो एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की भावना आती है वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अपने टॉपिक से कि क्या इंपैक्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। सबसे पहला जो इकोनॉमिक इफेक्ट था वो ये था कि सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने लगा था, क्योंकि उनको वॉर में जाना था, वॉर के लिए उन्हें वेपन्स चाहिए, उन्हें फूड ग्रेन्स चाहिए, उनको अपने सोल्जर्स के लिए यूनिफॉर्म्स चाहिए और जो ट्रैवल कर रहे हैं उसका भी एक्सपेंस चाहिए। ये सारा पैसा कहां से आ रहा था? हमारे टैक्सेस से। इस वजह से क्या हुआ? हमारा टैक्स इंक्रीज हुआ। टैक्स इंक्रीज करने के कारण प्राइस राइज हुआ और इन्फ्लेशन आया और इस तरह हमारा फूड ग्रेन का शॉर्टेज भी होने लगा। वहीं जो सोशल इंपैक्ट है वो सबसे पहला तो फोर्स रिक्रूटमेंट किए जाने लगे, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा आर्मी चाहिए थी, उन्हें तो हमारे भेड़ बकरी चाहिए थे आगे डालने के लिए, ताकि इंडियन सिपाहीज को पहले गोली लग जाए और पीछे उनके ब्रिटिशर्स जो है वो बचे रहे, है ना। इसी के साथ साथ फेमाइन और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आता है और साथ साथ मास सफरिंग होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह। देखो, नॉन वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट स्वैग, ये है गांधी जी और गांधी जी का स्वैग। यही पूरे हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को आगे तक लेके जाता है और ऊपर रोलर कोस्टर राइड बनाता है ना। इनका क्या मानना था कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस को स्ट्रगल का बेसिस बनाना चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे मॉरल फोर्स यूज करना। वो चाहते थे कि वो कंसाइंस पे जो ऑपरेसर्स हैं यानी कि ब्रिटिशर्स हैं उनके कंसाइंस को अपील करें और उनसे कहें कि भाई थोड़ी सी तो बात मान लो हमारी, हम भी तो इंसान ही हैं, क्यों हमारे साथ इस तरह का आप हरकतें कर रहे हो कि आपको हम भगाने पे आ जाए, है ना। तो वो मानते थे कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस का साथ लेके हमें मॉरल फोर्स का काम करना चाहिए और अपील करना चाहिए और बिना किसी फिजिकल वायलेंस के अपने डिमांड पूरी करनी चाहिए। तो अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट्स थे उनके कुछ, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। चंपारण में वो जाते हैं प्लांटर्स के एक्सप्लॉयटेशन, इंडिगो प्लांटर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन था उसके अगेंस्ट वो जाते हैं, वहां पर ये मूवमेंट इनका सफल होता है। फिर वो जाते हैं खेड़ा गुजरात में, वहां पर जो भी टैक्स रेमिशन था क्रॉप फेलियर के कारण उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं और वहां भी उनको जीत मिलती है। फिर वो जाते हैं अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए। मिल वर्कर्स को एक्चुअली वहां पे सिचुएशन ये थी कि प्लेग आने के कारण जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने कहा था कि हम आपको प्लेग बोनस देंगे और हाइक भी देंगे, पैसे भी ज्यादा बढ़ा के देंगे। लेकिन एक तो उन्होंने प्लेग बोनस भी वापस ले लिया और ये भी कहा कि हम हाइक भी नहीं करेंगे। वहां पे गांधी जी पहली बार अपनी भूख हड़ताल करते हैं और सफल हो जाते हैं और इस तरह उन्हें 35% का हाइक भी दिलाते हैं सारे वर्कर्स को। अब ये तीनों मूवमेंट के कारण वो काफी ज्यादा फेमस हो गए थे, मास पॉपुलेशन उन्हें जानने लगी थी। एक ऐसा लीडर आया है जिसके अंदर पावर है ना, बिना लड़े बिना झगड़े अपनी बातों से कुछ तो ऐसा वो चमत्कार कर देता है, एक करिश्मा है उनके अंदर जिसकी वजह से सब उनके साथ आ जाते हैं और ब्रिटिशर्स उनकी बात मान लेते हैं। कौन है ये? लेकिन उसी टाइम पे ये लोग लेके आते हैं रॉलेट एक्ट। बेसिकली एक ऐसा एक्ट था जिसमें विदाउट एनी ट्रायल आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और 2 साल तक आपके ऊपर ट्रायल नहीं किया जाएगा और आपको अरेस्ट, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अब ब्रिटिशर्स को क्या, वो तो कह देंगे ओए मुंह कैसे खोला तुमने, चल अंदर, सांस कैसे ली तूने, चल अंदर। तो ये वाला एक्ट था इनका, ये रॉलेट एक्ट, ठीक है। देखो, सिडनी रॉलेट बेसिकली उस टाइम पे एक जज थे जिन्हें ये एक्ट बनाने के लिए लाया गया था और सिडनी रॉलेट के नाम पे ही ये एक्ट रखा गया, ठीक है। तो सिडनी रॉलेट कह रहे हैं, सिडनी रॉलेट आफ्टर थिंकिंग अबाउट द रॉलेट एक्ट, पीस वाज नेवर एन ऑप्शन, है ना। उनके दिमाग में यही था, भाई शांति हमें चाहिए ही नहीं। क्यों चाहिए शांति? नहीं चाहिए शांति, ओके। सो उसके बाद फिर ये क्या करते हैं कि इससे क्या होता है कि हमारा जो सिविल या पॉलिटिकल फ्रीडम होता है इंसान का, या बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो हमारे कर्टेल होते हैं और नेशन वाइड हड़ताल और प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ। अब जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल शुरू होती है तो वो धीरे धीरे 1-2 लोगों को गिरफ्तार करना शुरू करते हैं, जिसमें से 2 पॉपुलर लीडर्स सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनको जब गिरफ्तार किया जाता है तो नेशन वाइड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा क्योस, बहुत ज्यादा हड़तालें शुरू हो जाती हैं, ब्रिटिशर्स का अपोज शुरू हो जाता है और इसी के बाद जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होते हैं बैसाखी के दिन और पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन वहां पे आते हैं भाई साहब जनरल डायर
और वो आके सारी चीजों को लॉक करके और वहां पे सारे लोगों के ऊपर गोलियां चला देते हैं, जिसकी वजह से हजारों संख्या में बच्चे, बूढ़े, लड़कियां, सब कोई वहां पे घायल होते हैं और अंततः मर जाते हैं। सो ये था हमारा जलियांवाला बाग मैस्कर, जो कि पीसफुली गैदरिंग थी अमृतसर में। इसमें जनरल डायर ने फायरिंग का ऑर्डर कर दिया था, 100 ऑफ पीपल वुंड हो गए थे और मार दिए गए थे। इस तरह हमारा ब्रिटिश जस्टिस पे जो फेथ था वो धीरे धीरे शैटर होने लगा, खत्म होने लगा, है ना। इसी टाइम पे आता है हमारा एक खिलाफत मूवमेंट सॉरी। अब खिलाफत मूवमेंट हमने आपको बताया था कि ऑटोमन एम्पायर से, देखो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली लड़ाइयां चल रही थी तो उस समय ऑटोमन एम्पायर यानी कि टर्की के जो रूलर्स थे उनके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने जीत हासिल कर ली थी और उन्होंने कहा कि हम आपका ये जो कैलिफ का पोस्ट है ये खत्म कर देंगे, क्योंकि खलीफा हमारे पूरे इस्लामिक के सारे इस्लामिक सोसाइटी के स्पिरिचुअल लीडर माने जाते थे। इसलिए यहाँ के भी जो मुस्लिम भाई बहन थे वो इस बात को अपने अगेंस्ट एक आप कह सकते हो अपने अगेंस्ट मानने लगते हैं इस चीज को और इस चीज के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू करते हैं जिसे हम खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। इसी टाइम पे ये है हमारे गांधी जी, ये कहते हैं भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और ये कहते हैं कि हम आपका साथ देंगे खिलाफत मूवमेंट पे और हम खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक साथ लेके चलेंगे और एक बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे नॉन कॉपरेशन और खिलाफत को लेके, जिससे ब्रिटिशर्स 1 साल के अंदर भाग जाएंगे और हमें आजादी मिल जाएगी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स तो होगी ही, है ना, ऐसे ही तो हमें मिल नहीं जाता। तो ये क्या था, ये प्रोटेस्ट था रिमूवल ऑफ टर्किश कैलिफ के अगेंस्ट, मुस्लिम लीडर्स को लीड कर रहे थे और इससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्ट्रेंथन हुई। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो मैंने बताया था, लाठी से डर नहीं लगता साहब, बॉयकॉट से लगता है। चलो बॉयकॉट इसमें क्या क्या किया जाता है, सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस को बॉयकॉट किया जाता है, लोग कोर्ट और काउंसिल से विड्रॉल करने लगते हैं यानी कि अपनी पोस्ट को वापस लेने लगते हैं, तो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाने लगता है और खादी और स्वदेशी को प्रमोट करना शुरू किया जाता है। ओके, अब जिस टाइम पे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पे चल रही थी, यानी कि अपने अपने ढपली अपना अपना राग। टाउन्स में कुछ और चल रहा है, ट्राइबल्स किसी और चीज के लिए लड़ रहे हैं, प्लांटेशन वर्कर्स किसी और चीज के लिए लड़ रहे हैं और कंट्री साइड के जो गांव वाले हैं वो अपना अलग ही जमींदार के खिलाफ लगे हुए। तो ये क्या क्या अलग अलग चीजें थी ये हम देख लेते हैं, जो आपके चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले हम टाउन्स में देखते हैं। टाउन्स में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स थे वो गवर्नमेंट कंट्रोल स्टूडेंट्स को लेफ्ट करने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं, टीचर्स रेजिग्नेशन देने लगते हैं कॉलेजेस और स्कूल से, और लॉयर्स अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप करने लगते हैं। वही कंट्री साइड में जो पीजेंट्स थे वो रिडक्शन की डिमांड करते हैं रेंट और टैक्सेस में। इसी समय पे हमारी अवध किसान सभा स्टैब्लिश की जाती है, जो बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के सानिध्य में शुरू की जाती है, ताकि किसानों के लिए कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे सिर्फ उनके लिए डेडिकेटेड प्रैक्टिसेस की जा सके और उनके लिए डिमांड्स की जा सके। इसके अलावा प्रोटेस्ट किया जाता है बेगार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। यहीं पे एक ट्राइबल मूवमेंट शुरू होता है जिसमें आते हैं हमारे अल्लूरी सीताराम राजू। ये एक ऐसे महान लीडर थे जो अपने आप को कहते थे कि मेरे अंदर कुछ चमत्कारी पावर है, मैं अजर हूं, अमर हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये गूडेम हिल्स आंध्र प्रदेश में रिवोल्ट करते हैं और गुरिल्ला वॉरफेयर मेथड्स को यूज करते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छुप छुप के अटैक करना, है ना, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक। ओके, प्लांटेशन वर्कर्स भी थे वहीं पे जो कि ये कहते हैं कि जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उसको खत्म किया जाए, और इसके अलावा वो कहते हैं कि हमें फ्रीडम दो कि ताकि हम विलेजेस की तरफ जा सके। ठीक है, ओके। इसी समय पे आता है हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट, जो हमने बताया था आपको 1922 में, जिस टाइम पे ये हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम पे उन्होंने कहा था ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। बट जैसा मैंने बताया कि एक पुलिस स्टेशन के सामने ये लोग अपना मास एजिटेशन कर रहे थे, कुछ लोग बैठ के एक्चुअली हड़ताल कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने उनके भगाने की कोशिश की और उसी में से भगदड़ मची और एक ने गोला बारूद अपना फेंक दिया पुलिस स्टेशन में। 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से गांधी जी ने तुरंत के तुरंत वो ऑपरेशन वापस ले लिया। और इस तरह बहुत सारे लोग नाराज हुए, लेकिन गांधी जी तो गांधी जी, उनको पता था कि हमारा माई लाइफ माई रूल, है ना, तो वो उसी इस पे चलते थे। ठीक है, देन अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ हम किस तरह जाते हैं। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो खत्म हो गया, इसके बाद कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनती है जिससे हम एक नया मूवमेंट शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो उसके कॉजेस क्या थे, सबसे पहले तो इकोनॉमिक डिप्रेशन जो वर्ल्ड वाइड चल रहा था, उसके कारण हमारा देश भी परेशान हो रहा था। हमारे यहाँ वैसे भी इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट हमेशा से था ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज की वजह से, बट
क्योंकि वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन चल रहा था तो उससे हमें भी जूझना पड़ा। इसके अलावा साइमन कमीशन जो मैंने आपको बताया था उसके अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके कारण भी लोग परेशान हो रहे थे। धीरे धीरे इनका जो मुखौटा था ब्रिटिशर्स का वो उतर रहा था, सारे के सारे लोग ये जानने लगे थे कि ये हमारे साथ नहीं हमारे खिलाफ है। इसके अलावा पूर्ण स्वराज की डिमांड बढ़ने लगती है। लोग कहते हैं कि अब हमें फुल फ्रीडम चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हम आपके अंडर अब नहीं रूल करने वाले हैं ना, हमें पूरा चाहिए। इसी समय पे लाहौर सेशन होता है 1929 का मोस्ट पॉपुलर कांग्रेस सेशन, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड करते हैं और वो कहते हैं कि हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसी का रेजोल्यूशन इस दिन पास किया जाता है और 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिपेंडेंस डे। ऑल्दो हम इसको नहीं कर पाते हैं, हमें मिल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। ओके, सो इसी के बाद ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसको हम शुरू करते हैं सॉल्ट मार्च से। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स थोड़े से हिले हुए थे, उनको कुछ नहीं मिलता था, वो नमक पे कर लगा दिया है ना। अब नमक इतना बेसिक चीज है, हर किसी को चाहिए, अब तो हमें टूथपेस्ट में भी नमक चाहिए, वो नमक पे भी उन्होंने टैक्स लगा दिया और कहा जिसे हम कहेंगे सिर्फ वही बनाएगा। गांधी जी ने कहा ऐसे कैसे भाई, अभी हम जिंदा हैं। तो गांधी जी उठते हैं, जाते हैं, नमक बनाते हैं और कहते हैं बस अब होगी आपकी मनमानी, सॉरी अब नहीं चलेगी आपकी मनमानी और अब हम करेंगे अपनी मनमानी, है ना। सो ये मार्च करते हैं साबरमती आश्रम से डांडी तक, वहां पर सॉल्ट लॉ वायलेट करते हैं उसको बनाकर, और उसको कहते हैं कि ये कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन का एक सिंबल है जिसे हम अभी बना के तोड़ रहे हैं और इस तरह हम आपकी सारी बातें नहीं मानेंगे। इसी के साथ शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और लार्ज स्केल पे मास पार्टिसिपेशन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, देन स्प्रेड ऑफ मूवमेंट, किस तरह ये मूवमेंट आगे बढ़ता है। सबसे पहले तो लोग हर जगह जगह पर सॉल्ट लॉज को ब्रेक करते हैं, फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करते हैं, टैक्स को पे करने से रिफ्यूज करते हैं और फॉरेस्ट लॉ को वायलेट करना शुरू करते हैं। अब गांधी जी कहते हैं भाई मेरी कुछ डिमांड्स है पूरी करो। गांधी जी कह रहे हैं आप मेरी बात मानो, इरविन कह रहा है आप मेरी बात मानो। अब दोनों लोग के बीच में एक बैठक होती है जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, जिसमें गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको आप रिलीज कर दीजिए, भगत सिंह सुखदेव को जो फांसी लगाई जा रही है उसको खत्म कर दीजिए, तब जाके हम आपकी बातें मानेंगे और ये डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करेंगे, खत्म करेंगे। लेकिन इरविन भी ऐसे तो मानने वाला था नहीं, उसने कहा भाई देखो मैं बाकी सारी बातें तो मान ले रहा हूँ लेकिन भगत सिंह और सुखदेव को तो फांसी मिलेगी। हालांकि गांधी जी को यहाँ पे मानना पड़ता है, इस चीज की उन्हें बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाई जाती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ सोच रहे थे, अपने देश के लिए कुछ सोच रहे थे, जिसकी वजह से कुछ लोगों की कुर्बानी होनी ही थी। सो इसमें क्या कहा जाता है कि रिलीज किया जाता है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को और पार्टिसिपेशन के लिए मान जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। फर्स्ट वाले में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था इसीलिए इतना परेशान थे, है ना। तो सेकेंड वाले में जाने के लिए मान जाते हैं और टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। इसके बाद कुछ सोशल ग्रुप्स जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका क्या क्या रोल था, ये कभी कभी शॉर्ट में पूछ ले आता है तो आपको याद रहना चाहिए। रिच पीजेंट जो थे वो रेवेन्यू रिडक्शन की डिमांड कर रहे थे, पुअर पीजेंट्स रेंट रेमिशन की डिमांड कर रहे थे, बिजनेस क्लास के लोग स्वराज को सपोर्ट कर रहे थे और कॉलोनियल कंट्रोल को भी अपोज कर रहे थे। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन लिमिटेड कर दिया था, स्ट्राइक्स कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और विमेन जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, क्योंकि उन्होंने मास पार्टिसिपेशन शो किया, पिकेटिंग और सॉल्ट मेकिंग का काम किया और इसके अलावा पब्लिक स्फेयर्स में एंट्री लेना शुरू कर दिया। अब लिमिट्स क्या थी जो मैंने आपको बताया था, दो भाई साहब जिनको बहुत प्रॉब्लम्स थी, दलित्स और मुस्लिम्स। शायद अगर ये दोनों भी हमारे साथ होते तो इसी मूवमेंट के बाद हमें किसी और नए मूवमेंट की जरूरत ना पड़ती, क्विट इंडिया मूवमेंट की जरूरत ना पड़ती और हम आजादी पा जाते। लेकिन वही बात है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आती ही है। नेशनलिज्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस आपको देखना ही पड़ता है। तो दलित थे जो डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, यानी कि हम अपना चुनाव खुद करेंगे, हम अपने लोगों को वोट खुद करेंगे, है ना। और बी.आर. अम्बेडकर इनको लीड कर रहे थे। इसके बाद इनके और गांधी जी के बीच में एक सुलह समझौता होती है जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं 1932 में। गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर एंटी 36 का आंकड़ा, लेकिन किसी तरह ये दोनों लोग मिल जाते हैं और उनकी बातें, उनकी डिमांड्स को मान लेते हैं गांधी जी, जिस तरह ये दोनों लोग एक साथ हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम्स, उनको लगता था कि हिंदू डोमिनेंस हो जाएगा। धीरे धीरे कम्युनल पॉलिटिक्स ग्रो कर रही थी, धर्म के नाम पे राजनीति बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आईएनसी इस चीज को केटर करने में असफल हो रहा था, वो मुस्लिम्स को अपने साथ जोड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस मुस्लिम लीग की यूनिटी भी धीरे धीरे वीक कर रही थी, क्योंकि उनकी अपनी डिमांड्स थी, उनके अपने डिमांड्स, दोनों लोग एक बात पे राजी ही नहीं होते थे। ऑल्दो 1916 में वो लखनऊ पैक्ट में राजी हुए थे एक साथ,
लेकिन फिर वही है। ओके, सो अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आप यूरोप वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आता है, यानी कि इन सारे मूवमेंट या इन सारे नेशनलिज्म या इन सारी परिस्थितियों के बीच में लोगों के बीच में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का भाव आता है, लोगों के अंदर एक भावना आती है एक दूसरे के साथ रहने। उसके और भी बहुत सारे कारण थे, जिसमें से कुछ कारण है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जैसे नेशनल सिंबल्स के रूप में सबसे पहले भारत माता की एक इमेज बनाई जाती है रविन्द्रनाथ घोष के थ्रू। नेशनल फ्लैग और सिंबल्स जो हमारी यूनिटी को प्रदर्शित करता है, अपना ट्राई कलर फ्लैग आ जाता है। इसके अलावा पैट्रियोटिक सॉन्ग्स और स्लोगन्स आते हैं, जैसे कि आपने वंदे मातरम का गाना सुना होगा, जो इस समय हर एक इंसान के जुबान पे था। वो एक नेशनल सॉन्ग की तरह ही उस समय पोर्ट्रे किया जा रहा था, जो बाद में आके हमारे नेशनल सॉन्ग बनता भी है। फोक ट्रेडिशंस भी आते हैं, फोक सॉन्ग्स यूज किए जाते हैं, फोक टॉक्स यूज किए जाते हैं और इंडियन कल्चरल हेरिटेज को रिवाइव किया जाता है, जिससे हमारे अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आता है। इसके अलावा हिस्ट्री और नेशनलिज्म भी इसमें रोल प्ले करती है, क्योंकि ग्लोरिफिकेशन होता है इंडिया के एंशिएंट पास्ट का और नेशनलिज्म को और ज्यादा क्रिएट किया जाता है, नेशनल हेरिटेज को क्रिएट किया जाता है। हमारे एंशिएंट पास्ट को इस चीज से रिलेट किया जाता है कि हम किस तरह एक थे और एक होके कैसे हम आगे और अपने आप को आजाद कर सकते हैं। तो फिलहाल यहीं तक था आपका ये चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बढ़िया लगा होगा। आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और नेक्स्ट आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं। और अपना अगर आपको अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आप और किस चीज क्या चाहते हैं और क्या आप ऐसा अलग आपकी डिमांड है। ठीक है, चलो बाय बाय।